हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम पार्ट 2, जैसा कि हमने बोला था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे। तो सॉरी, एक दो दिन लेट हो गया, कुछ इशू आ गए थे, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। तो आज हम वो जो 15 क्वेश्चन था उसका पार्ट सेकेंड में चलेंगे। और देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन कुछ थोड़े थोड़े कम कम करवा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यूज़ और सारे स्टूडेंट जुड़ने लगेंगे तो क्वेश्चंस भी आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएंगे। ठीक है, 1000 क्वेश्चन का यहाँ पे सीरीज करा रहे हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप लो लेवल का तो ऐसे बना ही लेते हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लेवल टफ लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप सभी को अ, बनाने में काफ़ी आसानी होगी। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपका रेलवे लोको पायलट जो प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, और जितने भी, जैसा कि हमने बताया था कि जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक के, और सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स विद रश्मि रंजन के टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पे सारे टेस्ट सीरीज फीटर के, इलेक्ट्रॉनिक्स के और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, सारे वहाँ पे जितने भी पॉसिबल हो पा रहे हैं सारे टेस्ट अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। चलो, 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये कुछ आपका दे रखा था। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया था। आगे 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है HRC फ्यूज का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपका इसी तरह से पूछा गया था, ये इसरो में 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि HRC फ्यूज होता है, ठीक है, वो किस तरह का फ्यूज होता है, यानी इसका पूरा नाम बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को याद रखना है कि HRC फ्यूज का आपका पूरा नाम क्या होता है, हाई रैप्चुरी कैपेसिटी फ्यूज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फर्स्ट आपका ये जो है इसका आंसर है। और यहाँ पे अगर आपको देखना है कि फ्यूज कैसा होता है, तो आप सभी लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाता होगा, है ना, तो आप कुछ देखते होंगे इस तरीके का फ्यूज अभी अभी जो मॉडर्न टाइम में यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसा फ्यूज होता है। और अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे जितने भी आपके सर्किट बने होते हैं, ठीक है, तो सर्किट में एक मेन बोर्ड होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो आपका फ्यूज होता है ये मेन बॉडी पार्ट होता है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो आपके मेन बोर्ड में यूज किए जाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा कि आपका यूज यहाँ पे होता है। और कभी भी आपको इस तरह से जैसे स्किल टेस्ट होता है तो पूछ दिया जाए कि ये क्या है, तो आपको पहचान होना चाहिए कि ये क्या है आपका। तो ये कुछ फ्यूज का फिगर है, आप लोग याद करना है इसको। ओके, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भू रिसाव परिपथ वियोजक कौन सा सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। नाम आप लोग सुने होंगे, ELCB, है ना, ELCB उसका ये फुल फॉर्म है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, जो आपके सर्किट में ELCB लगे होते हैं उसका सिद्धांत पूछ रहा है। ओके, तो इसका प्रिंसिपल बताना है, इसका सिद्धांत बताना है। क्या वो ओवरलोड करंट के सिद्धांत पे काम करता है, शॉर्ट सर्किट करंट पे काम करता है, या फिर रेसिडुअल करंट पे काम करता है, डिफरेंट स्ट्रीम यानी कि करंट पे काम करता है। ठीक है, तो जो लोग स्ट्रीम जानते होंगे उनके लिए ठीक है, अगर जो लोग स्ट्रीम नहीं जानते हैं उनके लिए यहाँ पे याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गया, और नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट यूज करते हैं। ओके, तो बताइएगा सभी लोग। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ELCB प्रिंसिपल होता है वो कौन सा होता है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर पे। ये बोल रहा है कि डैश के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए अर्थिंग आवश्यक होता है, यानी कि जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अपने घरों में यूज करते हैं तो वहां पे हम एक चीज का नाम सुनते हैं अक्सर, अर्थिंग का, है ना, जो क्या होता है, पूरे इलेक्ट्रिसिटी का एक अर्थिंग होता है, कहीं साइड में हम लोग अर्थिंग बनाते हैं।
तो यहाँ पे ये क्यों ज़रूरी होता है आपके इलेक्ट्रिसिटी के लिए या आपके घरों के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसके लिए अर्थिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्यों ज़रूरी होता है ये नेसेसरी, तो ये बताना है आपको कि क्या वो स्थिरता वोल्टेज के लिए ज़रूरी होता है, ओवरलोडिंग के लिए ज़रूरी होता है, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक के लिए होता है, या फिर हाई टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर के लिए होता है। तो जब भी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में ओवर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं करंट जब आपका लीकेज करता है, यानी कि जब करंट आपका एक्सेस हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है हमें शॉक लगने का यानी कि झटका लगने का क्या होता है चांस बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या करते हैं उसको रोकने के लिए हम लोग अर्थिंग का यूज करते हैं, ताकि सर्किट में जो एक्स्ट्रा जो आपका करंट आता है, करंट प्रवाहित होता है, ठीक है, तो उसको वहां पे रोका जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा कि जब आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, तो काफी ज्यादा क्या होता है खतरनाक होता है, तो उससे क्या होता है हमें शॉक लग सकता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, विद्युत धारा का खतरा, यानी कि डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, तो आप लोग इस फिगर के हिसाब से देख रहे होइएगा कि इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग का अर्थिंग का यूज करना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्विच में 6 टर्मिनल होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच हैज 6 टर्मिनल? 6 टर्मिनल होते हैं, उस स्विच का नाम क्या है? क्या वो एस पी एस टी होते हैं, एस पी डी टी होते हैं, एस डी पी एस टी होते हैं, या डी पी डी टी होते हैं? ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे आंसर कीजिएगा कि क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने स्विच पढ़ा होगा तो सभी लोगों को ये चीजें पता होगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर कीजिएगा कि इसका आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आपका क्या है स्विच है। ठीक है, ये कैसा स्विच है नाम बताइएगा सभी लोग। तो ये आपका जो स्विच है वो है DP-DT, ठीक है, डबल पोल डबल थ्रो। ओके, तो इसमें जो स्विच होते हैं ये आपका 6 पिन होते हैं इसमें, ठीक है, यानी 6 टर्मिनल होते हैं, 3 इधर होते हैं 3 इधर होते हैं। और इसका जो कनेक्शन किया जाता है ये कुछ आपका इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो डबल पोल डबल थ्रो स्विच होते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं ड्यूअल पोल स्विच भी कहते हैं। ठीक, तो आजकल जो हम लोग नॉर्मली अपने जो हैवी आपके क्या होते हैं होम अप्लायंसेस होते हैं, जैसे मोटर हो गया, तो मोटर में खास करके आप लोग का जो स्विच यूज होता है वो कुछ ऐसा स्विच का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है DP-DT। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देखो हम ना और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाते चलेंगे। बाकी इस बीच बीच में कोई कोई न्यूमेरिकल्स भी आते रहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप लोग न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके, और न्यूमेरिकल का क्लास स्पेशली हम आपको देंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आपको कलेक्ट करके और फिर यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास करते रहना। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 400 वोल्ट 4 अश्व पावर मतलब हॉर्स पावर की 3 फेज मोटर के परिचालन के लिए यानी कि ऑपरेट करने के लिए 5 एम्पियर से 7.4 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर प्रयोग किया गया है। ठीक है, स्विच में सॉरी एक सर्किट है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर यूज किया गया है, जो जिसका करंट क्या है 5 एम्पियर से लेके 7.4 एम्पियर है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर को कितनी करंट के लिए सेट करना चाहिए, यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसमें कितनी धारा आप लोग को देना है ये बोला गया है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, तो वोल्टेज आपका क्या दे रखा है 400 वोल्ट है। ओके, और यहाँ पे हॉर्स पावर दे रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मोटर जो होता है मोटर में हम लोग अक्सर क्या यूज करते हैं हॉर्स पावर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 4 दे रखा है, और एक हॉर्स पावर में कितना आपका क्या होता है 735 के करीब होता है। तो हम लोग यहाँ पे 736 यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली 736 यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हॉर्स पावर का ये वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये 4 है इसलिए 4 को हम लोग 736 से गुना करेंगे। यहाँ पे आप लोग 735.5 का भी यूज कर सकते हो।
ठीक है। और यहाँ पे आई आई क्या दे रखा है आपका, आई दे रखा है 5 एम्पियर, ठीक है। कितना दे रखा है, 5 एम्पियर दे रखा है। तो आप लोग इसको यहाँ पे रखते हैं, या 5 एम्पियर करो या 7.4 करो। तो यहाँ पे आप सभी को क्या निकालना है, करेंट निकालना है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए करेंट निकालना है, क्या वो 5 एम्पियर होगा या फिर 7.4 एम्पियर होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो हम जानते हैं कि आई बराबर यानी कि धारा बराबर क्या होता है, पी बटे क्या होता है, पी बटे आपका होता है भी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आई निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग यूज करेंगे तो पी का वैल्यू आपका पावर का वैल्यू कितना है, 4 × 7 पॉइंट कितना है, 7.36 है। और बटे में भी का वैल्यू कितना दे रखा है आपका, 400 दे रखा है। तो हम लोग इसको लिखते हैं 400, ठीक है। 400 यहाँ पे हॉर्स पावर है तो हॉर्स पावर, क्लियर है, 400। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट अगर आप कीजिएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 2 जीरो है, जब आप ऊपर ले जाओगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 7.36 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 7.36 हो जाएगा। तो आप लोग इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से 3 हो जाएगा, और ये किस में, करंट में है, तो मतलब एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ से 5 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, 6.5 है, 7.5 है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओके। तो आप लोग इस तरीके से फॉर्मूला यूज करके सॉर्ट आउट इसको कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आपका फ्यूज होता है, जो हम लोग क्या कहते हैं अपने घरों में जो अप्लायंसेस यूज करते हैं वहां पे हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूज का। तो ये जो आपका फ्यूज होता है उसका पड़गलन यानी कि आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब है जो आपका फ्यूज होता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे फ्यूज देख सकते हो कि इसमें जो फ्यूज यूज किया जाता है, तो फ्यूज क्या होता है, बर्न कर जाता है, यानी मेल्ट कर जाता है ना। तो ये जो बर्न कर रहा है, ये मेल्ट कर रहा है, इसका पॉइंट क्या होता है, ठीक है। वो क्या वो एक से छोटा होता है, एक से बड़ा होता है, एक के बराबर होता है, या फिर जीरो होता है। जीरो तो बिल्कुल नहीं होगा, जीरो रहेगा तो ये मेल्टिंग नहीं हो पाएगा, है ना। तो या तो वो एक से बराबर होगा, या छोटा होगा, या बड़ा होगा। तो याद रखिएगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्यूज का, वो क्या होता है, एक से बड़ा होता है, ठीक है। जब ये एक से बड़ा होगा तभी ये क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा, ठीक। एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे याद रखना कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी फ्यूजिंग फैक्टर होता है, सॉरी, पड़गलन घटक होता है, यानी कि फ्यूजिंग फैक्टर इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। याद रखना है, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजिंग फैक्टर, लिख देते हैं हम लोग, ध्यान रखना, फ्यूजिंग फैक्टर, ठीक। तो ये जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग देख लेना। फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है इसका जो न्यूनतम यानी कि जो मिनिमम, है ना, यहाँ पे याद रखिए, जो मिनिमम फ्यूजिंग होता है, ठीक है। जो आपका इसमें आपने दे रखा है, तो इसका आपका तो एक तो होगा कि जो आपने दिया है, ठीक है। एक आपने क्या किया है, दिया है, वो तो निर्धारित हो जाएगा। और उसके बाद उसमें जो आपका फ्यूजिंग जा रहा है, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट जो इसमें फ्यूजिंग जा रहा है, इसका मिनिमम फ्यूजिंग, ठीक है, मिनिमम फ्यूजिंग। तो ये दोनों का जो रेशियो होता है, इसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, याद रखिएगा, ये जो फ्यूजिंग फैक्टर है इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम फ्यूजिंग बटे में हो जाएगा आपका, ठीक है। मिनिमम फ्यूजिंग बटे में हो जाएगा आपका क्या, जो आपने धारा यानी करंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स धारा, फिक्स करंट, ठीक, ये हो जाएगा आपका फिक्स करंट, ठीक है। तो ये जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है ये होता है, ठीक है। फ्यूजिंग फैक्टर कभी भी पूछा जाए तो फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वो मिनिमम फ्यूजिंग होता है, और बटे क्या होता है, फिक्स्ड करेंट का रेशियो फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। और ये फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है इसका, एक से बड़ा होता है, ठीक है।
तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके बन गए हैं, दोनों तीनों क्वेश्चन हो सकता है कभी पूछे आपसे, है ना। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। चित्र इसका दे रखा है, तो लाते हैं चित्र, देखते हैं। ये बोल रहा है कि ये जो चित्र आपका दे रखा है ये कौन सा डिवाइस है। ये आपका रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर फ्यूज तो आप देख लिए कि फ्यूज कैसा होता है। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, आगे आएगा बताएंगे। और यहाँ पे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये भी आप लोग को पता चल गया है, ठीक है, कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर में सर्किट जो होता है उसमें करंट का लीकेज होता है जहाँ पे भी, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ईएलसीबी का यूज करते हैं। ओके, तो ये जो आपका बनावट है, ये फिगर जो देख रहे हैं वो कौन सा डिवाइस है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये डिवाइस आपका है ELCB। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका क्या होता है, स्विच होता है, जो आपका 2 स्विच लगा हुआ है, ठीक है, 2 स्विच। तो इस स्विच के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, वर्क करेगा। जब ये स्विच क्या रहेगा, इसे टच रहेगा यानी कि ऑन सिचुएशन में रहेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये करंट को पास करेगा, और ये करंट क्या करेगा, लोड से होते हुए क्या करेगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। जब आपका ये वाला स्विच ऑन रहेगा तो यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ से पास होते हुए क्या करेगा, यहाँ से फिर से ये रिपीट करेगा इस तरह से, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंसिंग कॉइल लगा होता है जो करंट को सेंस करता है और ये क्या करता है, इसको एक्टिव बनाता है, ठीक है। टेस्ट बटन है, जब भी आप लोग यूज करते होइएगा सर्किट का तो वहां पे एक बटन रहता है, ठीक है, यानी हम लोग उसको स्विच कह सकते हैं। तो एक टेस्ट बटन इसमें लगा होता है। उसके बाद ये तो आपका क्या है, टेस्ट सेंसिंग कॉइल हो गया। ये आपका क्या होता है, जो इसमें क्या, यहाँ से जब आपका सप्लाई जाता है तो इसमें क्या होता है, करंट का प्रवाह होता है। और जब करंट का प्रवाह होगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। क्या करेगा, ईएमएफ जनरेट होगा, यानी कि ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। और इंड्यूस करके फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे जो अप्लायंसेस लगे होंगे, यानी कि जो आपके घरों में जैसे फैन हो गया, है ना, या फिर टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी होम अप्लायंसेस है, तो यहाँ से ये क्या करता है, इसको करंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। और इसमें जो एक्स्ट्रा जो आपके ईएमएफ होते हैं या जो करंट होते हैं, ये क्या करता है, यहाँ से अर्थ कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे आके ये क्या करता है, इस तरह से वर्क करेगा। तो याद रखिएगा कि ये जो डिवाइस है आपका, ये कौन सा डिवाइस है, तो आपका ये डिवाइस ELCB है। ओके, नेक्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक चित्र और दे रखा है आपको। चित्र वाला भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो चित्र आपका दे रखा है, ठीक, तो ये चित्र आपका कौन सा डिवाइस का है ये पूछ रहा है। ये आपका तो सेफ्टी डिवाइस है, ये तो पता है, लेकिन सेफ्टी डिवाइस में भी किस तरह का ये फिगर दे रखा है, कौन सा ये है डिवाइस, ये बताना है। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका डिवाइस है, ठीक है, इसका बनावट होता है, यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा होता है जो क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है, मूविंग कॉन्ट्रैक्ट को। यानी कि जो आपका सप्लाई जाएगा यहाँ से, तो वो सप्लाई किसके थ्रू आपका जाता है, यहाँ पे जो मूविंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्या करता है, मूव करता है, मूव करने के बाद क्या करता है, फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ में टच करेगा, है ना। जब आप लोग स्विच को ऑन करेंगे, ये जो टच होता है यहाँ पे, तो ये टच होने की वजह से क्या होता है, इसमें जितने भी आपके क्या होते हैं, करंट होते हैं या जो आपका धारा प्रवाह होगा, ये यहाँ से होता है। ये किसके वजह से होता है, तो ये मूविंग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होता है। और ये मूविंग कॉन्ट्रैक्ट किसके वजह से मूव करता है या वर्क करता है, तो यहाँ पे लगे हुए स्प्रिंग के वजह से, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। जब भी इस टाइप का अगर फिगर आता है तो आपको मूविंग कॉन्ट्रैक्ट और स्प्रिंग ये दोनों को देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि क्या करता है, क्लैपर टाइप का ये होता है डिवाइस, ठीक है। किस टाइप का है, ये क्लैपर टाइप का डिवाइस होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और फिगर है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। 23rd नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, किस सुरक्षा डिवाइस को दिखाया गया है, यानी कि ये वाला जो आपका डिवाइस है ये कौन सा सेफ्टी डिवाइस है। तो याद रखिएगा ये आपका सेफ्टी डिवाइस है। अब आपको ध्यान देना है, MCB ELSCB तो नहीं है, ठीक है, फ्यूज भी नहीं है, MCB। MCB जो होता है ये आपके मेन बोर्ड में यूज किए जाते हैं, ठीक है, मेन बोर्ड में यूज किए जाते हैं, तो ये भी तो नहीं दिख रहा है ये।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्टर है। क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है। जो क्या होता है कि जब हम लोग घरों में बहुत सारे अप्लाइंसेस यूज करते हैं, बहुत सारे, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, जितने भी अप्लाइंसेस हैं, ठीक है, सारे अप्लाइंसेस को ये एक साथ क्या कर सकता है? डील कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, स्विच आपका एक ही रहेगा। ओके, एक आपका स्विच रहेगा स्टार्ट का और क्या रहेगा? स्टॉप का। ठीक है। यहाँ पे जब आप क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं और यहाँ पे बटन लगा होगा स्टार्ट और स्टॉप का, तो जो कनेक्शन आपका किया रहता है, तो जिससे जो कनेक्ट रहेगा अप्लाइंसेस, यानी कि देखिए फर्स्ट वाला ये स्विच है। अब इस स्विच से आपका दो कनेक्टर किया हुआ है ना? दो, एक तो आपका ये वाला किया हुआ है और इसका स्टॉप वाला यहाँ से किया हुआ है। तो देखिए ये वाला जो स्टॉप स्टार्ट वाला है, तो यहाँ से जब आपका क्या होता है, यहाँ से ये कनेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये कनेक्ट करेगा तो ये दो यहाँ पे अप्लाइंसेस जो भी लगे हुए हैं तो ये वर्क कर जाएगा। ठीक। लेकिन यहाँ पे जैसे ही स्टॉप करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा? शॉर्ट करेगा, यानी कि सॉरी ओपन करेगा, यानी कि यहाँ से जो भी अप्लायंसेस होंगे ये वर्क करना बंद कर देगा। तो इसी तरह से क्या होता है, कहने का मतलब हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर आपका जो सर्किट में लगा होता है, ये किसी भी अप्लायंसेस को जो आप एक साथ वर्क कराना चाहते हैं, तो एक ही साथ में कई अप्लायंसेस को क्या करता है, ये डील कर सकता है। ठीक है। वहां पे ये करंट पहुंचा सकता है। तो ये जो आपका सर्किट है, ये कौन सा सॉरी कौन सा डिवाइस है? ये कॉन्ट्रैक्टर डिवाइस है। ओके। तो फिगर आप लोग ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने रेलवे में प्रीवियस में का कोई भी एग्जाम अगर दिया होगा आप लोगों ने, डीएमआरसी वगैरह का, तो ये फिगर आपका आया हुआ है, आप चेक करना प्रीवियस क्वेश्चन अगर हो तो, है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये फिगर दे रखा है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध क्या होता है? क्या लो होता है, हाई होता है, मीडियम होता है, या जीरो होता है? जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये पहले ही आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे लो होता है, हाई होता है, या मीडियम होता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो एम्पलीफायर चैप्टर है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके आते हैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग को लेके आते हैं। ठीक है। तो इसका हमेशा आप लोग याद रखना कि आपका जो नॉन इन्वर्टिंग होता है, पहले तो वो किस किस टर्मिनल से कनेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। तो जब भी नॉन इन्वर्टिंग कनेक्शन होगा, तो वो हमेशा क्या रहता है, इस तरह से यहाँ से प्लस में यानी पॉजिटिव में आपका सप्लाई दिया जाता है, याद रखिएगा। जब भी पॉजिटिव पे आपका सप्लाई जाएगा, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा नॉन इन्वर्टिंग। ये पहचानने का तरीका है। अगर आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल रहेगा, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमेशा इसका इनपुट यानी कि हमेशा इसका सप्लाई होगा वो नेगेटिव से रहेगा। ठीक है। तो याद रखिएगा। और इन्वर्टिंग कहने का मतलब है कि जो इसका आपने इनपुट दिया है, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग कहने का मतलब है जो आपने यहाँ पे इनपुट दिया है इसका, ठीक है, ये आपको सेम फेज में मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक। क्या होगा, सेम फेज में आपका मिल जाएगा, ये इन्वर्ट नहीं करेगा, यानी कि चेंज नहीं करेगा आउटपुट को। लेकिन इन्वर्टिंग में क्या होता है कि जब भी आप यहाँ क्या करते हो, इस तरह से जब आपने क्या किया है, इसको यहाँ से इनपुट दिया है, ठीक है, किस सिचुएशन में, जब आपका इन्वर्टिंग रहेगा तब, नॉन इन्वर्टिंग नहीं। ओके। तो यहाँ पे जो आपने सिग्नल दिया है, ये सिग्नल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्ट करके आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है। तो ये चीजें क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग में फर्क होता है। ओके। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने आंसर को। अब यहाँ पे देखिएगा, अब बताइएगा आंसर इसका। तो नॉन इन्वर्टिंग में हमेशा क्या रहता है, इनपुट इम्पीडेंस हाई रहता है। ठीक है, क्या रहता है, हाई रहता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें याद रखिएगा कि जब ये हाई रहता है, तो कभी अगर आपसे पूछ देता है कि अगर ये हाई होता है तो कितना ओम हो सकता है, तो याद रखिएगा कि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, हाई होता है, वो आपका 1 मेगा ओम रहेगा। कितना, मेगा ओम। आप समझ रहे हैं, मेगा ओम काफी ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। इसके बाद इसका एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे कई चीजें हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, पूछ सकता है। तो इसका इनपुट इम्पीडेंस तो काफी ज्यादा हाई होता है, लगभग 1 मेगा ओम होता है। अब यहाँ पे कभी वोल्टेज गेन इससे पूछे आपका,
ठीक है। वोल्टेज गेन की बात अगर पूछ दे तो वोल्टेज गेन इसका कितना होता है, ये भी आपका क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है, क्या रहता है, हाई रहता है। और जब भी हाई मतलब यहाँ पे 10 की पावर 6 आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका काफी ज्यादा क्या रहता है, हाई रहता है। बैंडविथ इसका कितना रहता है, बैंडविथ इसकी बात करें तो बैंडविथ जो आपका रहेगा 10 की पावर 6 Hz रहेगा, यानी कि हर्ट्ज से लेके, ठीक है, 10 की पावर 6 हर्ट्ज से लेके कितना रह सकता है, 1 मेगा हर्ट्ज तक रहेगा। सोचिए कि इसका बैंडविथ भी कितना ज़्यादा रहता है ना, काफ़ी ज़्यादा रहता है। ओके, अभी स्लीव रेट की बात की जाए, कभी भी आपसे इसका स्लीव रेट पूछा जाए तो स्लीव रेट पूछ देता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखना। इसका स्लीव रेट कितना होता है तो 80 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 80 वोल्ट माइक्रो सेकेंड हो जाएगा, प्रति माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका स्लीव रेट हो जाएगा। कभी कभी CMMR पूछता है इसका, तो CMMR क्या हो जाएगा इसका, CMMR कॉमन मोड रेजिस्टेंस वाला की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 डेसिबल में आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120 डेसिबल। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपके नॉन इन्वर्टिंग के हैं, पॉइंट है जो इनफैक्ट ये मैंने अभी क्वेश्चन देखा है तो बहुत सारे ऐसे पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सारा पॉइंट यहाँ पे आपको समझा दिया है। तो इससे रिलेटेड आप लोग अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना कॉपी पे। ओके, अब चलो नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। चित्र में दिखाया गया परिपथ एम्पलीफायर के किस उपयोग को दिखाता है। चलिए चित्र ले आते हैं। ये आपका चित्र दिया हुआ है, अब आपको इसको देखना है। आप जानते हैं कि ये क्या है, आपका एम्पलीफायर है। ठीक है, ओपेम जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपका ओपेम है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो फिगर दिखा रहा है ये एम्पलीफायर हम लोग क्यों यूज करते हैं, है ना, ये पूछ रहा है। इसको हम लोग कंपरेटर के लिए यूज करते हैं। सॉरी, यहाँ पे कंपरेटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंपरेटर हो जाएगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। क्या हम इसको समिंग के लिए यानी कि जोड़ने के लिए यूज करते हैं, जो इसमें आपका डेटा दे रखा है, या फिर कम्यूटेटर के लिए यूज करते हैं, सॉरी कंपेटर के लिए, इंटीग्रेटर के लिए, या डिफरेंशिएटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका जो ये एम्पलीफायर दिखाया गया है ये कौन सा एम्पलीफायर है, तो ये आपका है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो आपका पॉजिटिव होता है और जो निगेटिव होता है, जब भी आपका निगेटिव पे आएगा तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे इन्वर्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी इन्वर्टिंग की बात करेगा तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि यहाँ पे जितने भी आपके रेजिस्टेंस है, इस सारे रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ में आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये एम्पलीफायर है वो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, यानी समिंग का काम करता है। तो याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये आपको जब भी दिखाई दे तो आपको याद रखना है ये किस क्या काम करेगा, समिंग का काम करेगा। ठीक है, यानी जोड़ने का। ठीक, टीटीएल लॉजिक में लॉजिक एक के लिए न्यूनतम स्वीकार निवेश मान होगा, यानी कि द मिनिमम अलाउएबल इनपुट वैल्यू। इनपुट आपका दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 1 है, अगर वो टीटीएल है तो। यानी कि एक आपका सर्किट दे रखा है इस टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे ये सर्किट दे रखा है, अब आपको इसमें बताना है कि ये जो सर्किट है आपका, ठीक है, ये सर्किट तो सबसे पहले पहचानना है कि किसका होता है ना। तो ये सर्किट आपका होता है टीटीएल का। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें तीन चीजें हैं जो हम आपको बताते हैं। जब हम टीटीएल को बनाते हैं, टीटीएल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये आपका नैंड गेट का यूज करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग क्या करते हैं, नैंड गेट का यूज करते हैं, बेसिक। ठीक है, और भी बहुत सारे गेट से आप बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नैंड गेट का यूज किया जाना है ना। तो ये चीजें आपको कंप्लीट समझ में आ गया हो गया। अब इसको अगर टीटीएल की बात करें तो क्या होता है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है इसका नाम। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अच्छे से याद करना। उसके बाद नेक्स्ट इसमें और भी चीजें बता देते हैं थोड़ा सा। जब भी यहाँ पे जीरो की बात कर रहा है, इनपुट
है ना, इनपुट 1। अगर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, इनपुट 1 दे रहे हो, तो ये पूछ रहा है कि आपका जो वोल्टेज, सॉरी यहाँ पे जो आपका लॉजिक वोल्टेज होगा वो कितना होगा। अगर लॉजिक आप 1 देते हो इनपुट में, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 2.0 वोल्ट आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2.0 वोल्ट आएगा। और यहाँ पे ये ओपन है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है, इसका वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है, इसका कैलकुलेशन याद नहीं रखना है, क्योंकि जब आप इसको क्या करोगे, सिद्ध करने पे जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना है डायरेक्ट वे में कि हम लोग क्या करते हैं इसमें, नैंड गेट का बेसिकली यूज़ करते हैं। इसमें जब हम लोग लॉजिक 1 करते हैं तो मिनिमम, है ना, मिनिमम आपका वोल्टेज जो आउटपुट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2.0 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये आप नेक्स्ट ध्यान रखना। चलो अब आते हैं, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे तेज होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट लॉजिक, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ईसीएल लॉजिक, सीमॉस लॉजिक या एलएसआई लॉजिक, कौन सा सबसे तेज वर्क करता है और ये कहाँ पर वर्क करता है। तो आप लोग ये बताइएगा कि ये जो वर्क करता है यानी इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ये आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है। और इसमें हम सबसे फास्टेस्ट कौन होता है ये देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये आपका फिगर दे रखा है, पहले तो आप फिगर को पहचानिएगा, ठीक है, कि क्या होता है। तो ये फिगर आपका दो मॉसफेट से मिलके बना है ना, ये आपका दो मॉसफेट से मिलके बना है। तो एक मॉसफेट तो आपका यहाँ पे ऑन के लिए है, एक ऑफ के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट है वो 0 दे रखा है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इसका क्या होगा कि ऑन कंडीशन होगा वहां पे क्या दिखाएगा, ये 1 रहेगा, और जब भी ऑफ कंडीशन होगा तो वहां पे क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा कि जब भी आप इनपुट क्या करते हो, लो देते हो, यानी कि इनपुट जब आप लो दोगे तो वहां पे जो आउटपुट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। और जब आप क्या करते हो, जब आप इनपुट क्या करते हो, हाई देते हो, यानी कि यहाँ पे 1 दोगे, ठीक है, 1 दोगे, तब यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगा, ऑफ में होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ये कंडीशन ये क्या करता है, फॉलो करता है। तो याद रखिएगा ये इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है। और आप सभी लोग को पता होगा कि दो मॉसफेट का यूज करके बनाया जाता है, एक तो पी मॉसफेट होगा यानी पॉजिटिव होगा, और एक एन मॉसफेट होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो फिगर है आपका किसका है, सी मॉस का है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉसफेट है, इसलिए मॉसफेट का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या होता है, हाईएस्ट आउटपुट हमें चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि सीमॉस जो होता है ये सबसे तेज आपका होता है लॉजिक, ठीक है। अब ये किस कहाँ पे यूज करते हैं ये लॉजिक हम लोग, ये आप सभी लोग बताइएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वह कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसके द्वारा दो बिट को जोड़ संपन्न होता है वह कहलाता है, यानी कि जो दो बिट को जोड़ता है, यानी कि 1 या +0 होगा, या फिर 0 और +1 होगा। तो ये दो बिट को क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, कौन सा सर्किट कहलाता है। क्या वो एनालॉग एडर होगा, हाफ एडर होगा, कम पूर्णकारी यानी कम्प्लीमेंट कंप्लीटर होगा, कंपरेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मिस्टेक हो गया मेरे से, कंपरेटर होगा, ठीक है। या फिर इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो आंसर बताना है सब लोग को। यहाँ पे हमने पिक्चर्स भी डाले हैं। तो जब भी एडर की बात करेगा, ठीक है, और कितने, 2 बिट की बात करेगा, ठीक। तो 2 बिट जब भी आपको बोला जाएगा कि जोड़ने का काम कहाँ पे होता है, तो ये हाफ एडर में होता है, ठीक है। किस में होता है, हाफ एडर में होता है। और ये दो गेट से मिलके बने होते हैं, एक्सॉर गेट से, एंड गेट से, ठीक है। और यहाँ पे जब आप क्या करते हो, आपका ये क्या होता है, इनपुट होता है इसमें। लेकिन जब आउटपुट आपको आता है तो एक तो आउटपुट आपका सम के लिए होगा, एक कैरी के लिए होगा। जब आप जोड़ोगे यहाँ पे तो वो दोनों के बीच का जो आपका आउटपुट होगा वही आपको यहाँ पे दिखाएगा फाइनली, ठीक है। तो याद रखिए, मेरे बताने का मतलब ये हो गया कि आपका जो 2 बिट को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग हाफ एडर कहते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे हाफ एडर, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हाफ एडर कैसे बनाते हैं, तो आप लोग ये फिगर देख लेना, ये ऐसे अगर दिखे तो आपको याद रखना है। तो एक जो आपका
आउटपुट होगा वो सम के लिए होगा, जो कि आपका एक्सॉर गेट होगा, और जो आपका कैरी आउट के लिए होगा वो एंड गेट होगा। ठीक है, तो दो गेट से मिलके हमेशा क्या बनता है, हाफ एडर बनता है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चार सेलेक्टर लाइन मल्टीप्लेक्सर के डैश लाइन होते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपका क्या है, मल्टीप्लेक्सर है, इसमें आपका सेलेक्टर लाइन पूछ रहा है। तो आप लोग अगर सेलेक्टर लाइन की बात करोगे तो यहाँ पे सॉरी, चार है ना, ध्यान देना, यहाँ पे कितने हैं, चार है। अब ये चार सेलेक्टर लाइन है, ओके, जिसमें ये बोल रहा है कि ये जो चार सेलेक्टर लाइन आपके होंगे उसमें आपका कितना लाइन मल्टीप्लेक्सर बनेगा। ठीक, तो आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था पिछली क्लास में, मैंने कई बार ये फॉर्मूला बताया है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे सेलेक्टर लाइन टाइप का या इनपुट आउटपुट टाइप का, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है 2 के पावर n होता है। ठीक है, n क्या होता है, सेलेक्टर लाइन होता है, नंबर ऑफ सेलेक्टर लाइन। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं 2 के पावर n, तो n का जो सेलेक्टर लाइन का वैल्यू है कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4। और जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा पावर को, जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया, 16। तो यहाँ पे जो लाइन होगा, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में कितने लाइन आपके हो जाएंगे, टोटली 16। यानी कि इसमें जो टोटल लाइन हो जाएंगे कैलकुलेट करने के बाद वो 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग बस फॉर्मूला ध्यान रखना। कभी कभी आपसे 2 के पावर n-1 भी पूछता है, वो भी क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी बताएंगे आगे। तो ये सीरीज चलता रहेगा कंटिन्यू, आप लोग बने रहना। 30 नंबर क्वेश्चन है और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि ईसीएल का मुख्य लाभ क्या होता है। ठीक है, ईसीएल का मुख्य लाभ क्या होता है, क्या इसमें फैन आउट, हाई फैन आउट होते हैं, हाई स्पीड होते हैं, लो पावर कंजम्पेशन होते हैं, हाई डेंसिटी होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ईसीएल होता है वो ईसीएल का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो लाभ होता है ये होता है आपका कि इसका जो स्पीड होता है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, सी मॉस से कम होता है लेकिन इसका स्पीड क्या होता है, हाई होता है। ओके, तो ये याद रखिएगा, इसमें लाभ पूछ रहा है तो लाभ आपका ये है। ओके, अगर इसके इनपुट की बात करें तो अगर इसमें दो इनपुट है और उसमें एक गेट तो आपका और का लगा हुआ है और दूसरा गेट क्या लगा है, नॉर का लगा हुआ है, तो जानते हैं कि और जो होता है जस्ट और का क्या होता है, इन्वर्ट नॉर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्या करते हो, जब भी आप इसमें यूज करते हो और गेट का ईसीएल में, ठीक है, तो ईसीएल में और गेट को यूज करोगे और यहाँ पे इनपुट आप क्या दे रखे हो, 0 0, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, और गेट पे 0 आएगा। जब आप यहाँ पे एक इनपुट को क्या करते हो, लो करते हो, दूसरे को हाई करोगे, तो हमेशा इसका जो इनपुट आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हाई में आएगा। ठीक है, अगर आपका दोनों इनपुट इसमें क्या कर रहे हो, हाई दे रहे हो, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। लेकिन जब यही जस्ट और गेट का अपोजिट अगर आप नॉर गेट यूज करते हो तो नॉर गेट में हमेशा क्या हो जाएगा, और गेट का अपोजिट आंसर आएगा। ठीक है, जहाँ पे आपका इनपुट क्या होगा, लो होगा, वहां पे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई आएगा। जैसे कि देख रहे हो 0 0 है तो 0 को ये किस क्या कर दिया है, इन्वर्ट कर दिया है, इन्वर्ट कर दिया है मतलब कि 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे तीन आउटपुट इसके क्या है, हाई है, और ये तीनों को इन्वर्ट कर दिया है और तीनों का आउटपुट नॉर में क्या आ गया है, लो आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, ईसीएल में काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड होता है। ठीक है, आज के लिए ये बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके। आज ये सेकेंड पार्ट था, कल थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, उसमें आपका क्वेश्चन कंटिन्यू कराते रहेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।